गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम नगरीय भूगोल के नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ टाउन्स। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आकार, विस्तार, समूहन और सीमांकन के आधारों पर नगर पृथ्वी की सतह पर अलग अलग रूपों में दिखलाई पड़ते हैं। इन भिन्न भिन्न प्रकार के नगरों या नगरीय क्षेत्रों का क्रमबद्ध अध्ययन करने के पूर्व ये रूप स्वयं में क्या हैं, इसकी जानकारी हमारे लिए आवश्यक है। कभी तो नगर कस्बे या शहर के रूप में मिलता है, कभी महानगर या जनसमूह के रूप में, कभी सन्नगर के रूप में, कभी वृहद नगरीय प्रदेश के रूप में, तथा कभी युग्म नगर और युगल नगर के रूप में। तो ये जितने मैं नाम ले रहा हूँ, ये इंग्लिश में अगर हम बात करें तो कभी वो टाउन होता है, कभी सिटी होता है, कभी एग्लोमरेशन होता है, कभी कॉनरबेशन होता है, कभी मेगालोपोलिस होता है, कभी ट्विन टाउन तो कभी डबल टाउन। तो ये क्या चीज़ होती है, इसके बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नगर के ये भिन्न भिन्न रूप नगरीय भूगोल की आधारभूत धारणाएं हैं। आकार के आधार पर नगर के प्रमुख रूप हैं कस्बा या टाउन, शहर या सिटी, महानगर या मेट्रोपोलिस। चारों आधारों के संयुक्त परिणाम है नगरीय जनसमूह या अर्बन एग्लोमरेशन, सन्नगर या कॉनरबेशन तथा मेगालोपोलिस। समूहन के आधार पर भी नगरों को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे युग्म नगर, युगल नगर, नगर समूह, सन्नगर इत्यादि। विशुद्ध रूप से नगरों के ठीक नीचे अर्धनगरीय केंद्र जैसे रूअर्बन सेंटर होते हैं, जिसे मार्केट टाउन या सेमी अर्बन टाउन या अर्ध ग्रामीण नगरीय भी कह सकते हैं। कृषि नगर या एग्रो टाउन भी इसी प्रकार की एक संक्रमणीय विशेषताओं वाली बस्ती है, जिसमें कृषि कार्यों की प्रधानता होती है। यह प्राय आकार में बड़ी तथा अत्यंत सघन होती है। इस प्रकार की बस्तियां पूर्णतः नगर नहीं होती हैं, बल्कि नगर जैसी होती हैं। ये भूमध्य सागरीय यूरोप तथा रूस में अधिक मिलती हैं। अर्बन विलेज शब्दावली का प्रयोग किसी नगर के भीतर की ग्रामीण या अर्ध ग्रामीण बस्ती के लिए भी किया गया है, लेकिन यह किसी नगर की उस बस्ती क्षेत्र के लिए अधिक किया गया है जिसमें समान सांस्कृतिक, निर्जातीय, राष्ट्रीय या सामुदायिक विशेषताएं मिलती हैं। ये नगरों जैसे नगर के ही भाग या अलग निवासकार होते हैं। कहीं कहीं इन्हें नगरीय ग्राम तो अन्यत्र ग्राम्य नगर भी कहा जाता है। यद्यपि इन शब्दों में विरोधाभास लगता है, इनकी विशेषताएं ना तो पूर्णतः नगरीय और ना ही ग्रामीण होती हैं, बल्कि दोनों तरह के कार्य मिले जुले रूप में मिलते हैं, और यही इसका शाब्दिक अर्थ है और यह वास्तविक अर्थ है जिसको हम कह सकते हैं। कस्बा सबसे छोटी श्रेणी की नगरीय बस्ती है। शहर बड़े तथा विकसित नगर को कहते हैं तथा बड़े और प्रधान शहरों को महानगर कहते हैं। सच्चे महानगर को डिकिंसन महोदय ने सुपर सिटी कहा है, जो वस्तुतः प्राथमिक नगर या प्राइमेट सिटी होती है। इन तीनों के अलग करने के लिए जनसंख्या की कोई निश्चित या स्पष्ट और सर्वमान्य सीमा नहीं है, लेकिन भारत में प्राय 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या के नगरों को शहर माना जाता है, जैसा भारतीय जनगणना ने भी माना है, तथा 10 लाख या उससे ऊपर के नगरों अर्थात 10 लाखी नगरों मिलियन सिटीज़ को भारत में प्राय महानगर की संज्ञा दी गई है। पश्चिमी देशों यूरोप और अमेरिका में शहर तथा महानगर दोनों के लिए जनसंख्या की निचली सीमा अपेक्षाकृत प्राय कम रखी गई है। डिकिंसन महोदय ने स्पष्ट कहा है कि निश्चित संख्या के आधार पर शहर को परिभाषित नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके अनुसार 1 लाख या अधिक जनसंख्या के नगरों को प्राय बड़ा शहर माना जाता है। अतः शहर की न्यूनतम जनसंख्या इससे कम ही होगी, जो 50,000 या और भी कम मानी जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक कार्यों के ब्यूरो, यूनाइटेड ब्यूरो ऑफ सोशल अफेयर्स के जनसंख्या विभाग ने शहर के लिए न्यूनतम जनसंख्या सीमा 1 लाख ही मानी है। जिस्ट तथा हल्बर्ट के अनुसार बड़े नगर तब तक शहर के रूप में सीमांकित नहीं होते जब तक उनकी जनसंख्या 10 या 15,000 तक नहीं पहुंच जाती। मार्क जेफरसन ने शहर के लिए 10,000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील घनत्व का सुझाव दिया है। ग्रीक मूल से बने मेट्रोपोलिस शब्द का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ है मदर सिटी, अतः शाब्दिक अर्थों में यह प्रधान या मुख्य शहर कहा जा सकता है। मेट्रोपोलिस का अर्थ बहुत लोगों के लिए
बहुत बड़े शहरों से, जैसे न्यूयॉर्क, टोक्यो, मुंबई इत्यादि। मेट्रोपोलिस को मेट्रोपॉलिटन सिटी भी कहते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया शब्द का नगरीय भूगोल में दो अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। पहला तो है अर्बन एग्लोमरेशन या ग्रेटर सिटी, वृहत्तर नगर के अर्थ में यह किसी बड़े शहर तथा उससे संलग्न उपनगरीय प्रभुत्व क्षेत्र को शामिल करता है। इस अर्थ में यह बड़े शहर तथा उसकी उपांतों फ्रिंजेस को पूरी तरह शामिल करता है। अतः इस अर्थ में मेट्रोपोलिस के पश्चिमी अर्थ के लगभग बराबर या थोड़ा बड़ा है। स्पष्ट है कि अमेरिका के शहर या केंद्रीय शहर की तुलना में अधिक विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण आकार में भी प्राय बड़ा हो जाता है, क्योंकि यह मुख्य शहर के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों को भी शामिल करता है जो पूरी तरह से नगरीकृत तो नहीं है, लेकिन शहर के साथ मिलकर लगभग एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। और दूसरा है मेट्रोपॉलिटन रीजन। इसके अर्थ में मेट्रोपोलिस पर निर्भर उसका समूचा प्रभाव क्षेत्र या प्रत्यक्ष रूप से उसके संलग्न क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। लेविस मम्फोर्ड के अनुसार नगर अपने विकास की तीसरी अवस्था में मेट्रोपोलिस कहलाता है। अतः महानगर होने के लिए जनसंख्या के अतिरिक्त कार्यों का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जो प्राय जनसंख्या का ही समानुपाती होता है। किसी वृहद प्रदेश का सबसे बड़ा नगर वहाँ का प्राथमिक नगर या प्राइमेट सिटी कहलाता है, जिसकी सबसे प्रमुख विशेषता विशालतम नगर होने के कारण समूचे प्रदेश को नेतृत्व और प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। प्रदेश के अन्य नगरों की तुलना में यह जितना ही बड़ा होगा, प्राथमिकता की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। अतः मेट्रोपोलिस एवं प्राथमिक नगर ये दोनों आकार तथा कार्य एक ही दर्जे के शहर कहलाते हैं, लेकिन भेद यह है कि जहाँ संख्या में कई महानगर होंगे, सबसे बड़ा नगर ही उस प्रदेश का प्राथमिक नगर कहलाएगा, क्योंकि ऐसा नगर प्रदेश में एक ही हो सकता है। 1 लाख न्यूनतम जनसंख्या का शहर, जिसे डिकिंसन ने बड़ा शहर कहा है, पश्चिमी देशों के लिए महानगर या मेट्रोपॉलिटन सिटी माना जा सकता है। अतः शहर और महानगर के लिए स्पष्ट और सर्वमान्य न्यूनतम जनसंख्या निश्चित न होने के बावजूद इतना अवश्य निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 1 लाख और उसके आसपास की जनसंख्या तक के नगर समूचे और पूर्ण विकसित शहर के रूप में देखे जा सकते हैं, तथा इसी प्रकार 10 लाख जनसंख्या के आसपास के शहर सच्चे तथा पूर्णतः विकसित मेट्रोपोलिस कहे जा सकते हैं। यद्यपि काफ़ी कम जनसंख्या के शहर, जैसे 5 लाख से भी कम, पश्चिमी अर्थों में निसंदेह महानगर माने जाते हैं। नगर, शहर और महानगर के बीच अंतर का आधार आकार के अतिरिक्त कार्य भी है। बड़े आकार के बावजूद यदि कोई नगर कार्यों में कम विकसित है तो उसे शहर या महानगर कहना संदिग्ध हो जाता है। संपूर्ण विश्व के संदर्भ में 50,000 तथा 5 लाख जनसंख्या क्रमशः शहर तथा महानगर के लिए सामान्यतः तय की जा सकती है। मेगा सिटी के लिए भारतीय जनगणना ने 50 लाख तथा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 80 लाख की न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की है। अब जो भौगोलिक नगरीय प्रदेश हैं, उनका वर्गीकरण कैसे होता है? एक तो पहला, महानगरीय क्षेत्र और नगरीय जनसमूह, मेट्रोपॉलिटन एरिया एंड अर्बन एग्लोमरेशन। महानगरीय क्षेत्र के दोनों अर्थों को पहले ही बताया जा चुका है। पहले अर्थ में महानगरीय क्षेत्र और पश्चिम का नगरीय जनसमूह दोनों को वस्तुतः एक ही अर्थ है। इस अर्थ में इसका प्रयोग अधिक होता है। शाब्दिक अर्थ में वह संपूर्ण क्षेत्र जिसमें महानगर फैला हुआ है, महानगर का क्षेत्र या महानगरीय क्षेत्र होता है। एक या अधिक बड़े शहरों और प्रत्यक्ष रूप से उनमें मिले हुए नगरीय क्षेत्रों उपांतों को मिलाकर बनी हुई संपूर्ण नगरीय फैलाव की इकाई को महानगरीय क्षेत्र और पश्चिमी अर्थ में नगरीय जनसमूह कहते हैं। महानगरीय क्षेत्र की सांख्यिकी परिभाषा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले ने इस प्रकार की है: कम से कम 1 लाख व्यक्तियों का समूह जिसमें 50,000 न्यूनतम जनसंख्या का कम से कम एक नगर हो तथा वे समीपवर्ती प्रशासकीय विभाग शामिल हों जिनकी विशेषताएं समान अर्थ नगर जैसी हों, जिनमें कम से कम 65% लोग गैर कृषि कार्यों में अवश्य लगे हों। स्पष्ट है कि यह भौगोलिक महानगर के लगभग समकक्ष है। भारतीय जनगणना के नगरीय जनसमूह का अर्थ भी काफ़ी व्यापक है, क्योंकि वह जनगणना नगरों या सेंसस टाउन्स को छोड़कर 20,000 से अधिक तक के छोटे जनसमूह और सन्नगरों इत्यादि सभी को अपने अर्थ में शामिल कर लेता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जनांकीय वार्षिक पुस्तिका में संपूर्ण नगरीय फैलाव या प्रदेश की एक बड़ी इकाई को
नगरीय जनसमूह कहा गया है, जिसकी जनसंख्या 1 लाख या अधिक है। इसके अतिरिक्त कई छोटे बड़े नगर शामिल हो सकते हैं। यह एक मुख्य नगर का विस्तृत रूप हो सकता है। दूसरा है सन्नगर या कॉनरबेशन। व्यापक अर्थ में लेने पर नगरीय जनसमूह कॉनरबेशन को भी अपने अर्थ में शामिल करता है। जैसे भारतीय जनगणना का नगरीय जनसमूह कोलकाता सन्नगर या वृहत्तर कोलकाता के लिए भी प्रयुक्त किया गया है। लेकिन नगरीय जनसमूह को संकुचित अर्थ में लेने पर इन दोनों में थोड़ा भेद हो सकता है। दोनों नगरीय प्रदेश हैं, लेकिन नगरीय जनसमूह में लगभग सतत निर्मित क्षेत्र और अधिक केंद्रीकरण का होना आवश्यक है, जबकि सन्नगर एक ऐसा नगरीय प्रदेश है जिसमें भिन्न भिन्न नगर और नगरीय क्षेत्र अपना अलग अस्तित्व रखते हुए भी एक बड़े समूह का निर्माण करते हैं। अर्थात बीच बीच में अनगरीय या कम नगरीय क्षेत्र भी छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में इसमें देखने को मिलते हैं। एक या अधिक नगरों और उनके आसपास स्थित अन्य नगरों या नगरीय क्षेत्रों को मिलाकर बने हुए नगरीय प्रदेश को इकाई को हम सन्नगर कहते हैं, जिसकी मुख्य विशेषताएं हैं। यह एक नगरीय प्रदेश है। यह प्रदेश होने के कारण आकार में भी प्राय काफ़ी बड़ा होता है। यह कई नगरों या नगरीय क्षेत्रों से मिलकर बनता है, जिसमें बीच बीच में अनगरीय और कम नगरीय क्षेत्र भी होते हैं तथा प्राय इनमें से एक नगर केंद्रीय या मुख्य नगर का कार्य करता है और भिन्न भिन्न नगर कार्यों की दृष्टि से एक दूसरे से संबंधित होते हैं और प्राय कई प्रशासकीय इकाइयों में फैले रहते हैं। पश्चिम के नगरीय जनसमूह की उत्पत्ति अधिकांशतः एक नगर के विस्तार या प्रभाव के कारण होती है, जबकि सन्नगर कई नगरों के बढ़कर मिलने से बनता है। लेकिन इन भेदों के बावजूद नगरीय जनसमूह, सन्नगर और महानगरीय क्षेत्र, इन तीनों में भेद नाम का अधिक है, अर्थ का कम। कॉनरबेशन की संकल्पना सर्वप्रथम पैट्रिक गिडिस ने सिटीज इन एवोल्यूशन 1915 में प्रस्तुत किया है। उन्होंने इसके पहले इस प्रकार के नगरीय प्रदेशों के लिए कॉन्ग्लोमरेशन शब्द का भी सुझाव दिया है, लेकिन कॉनरबेशन ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। इसके लिए कुछ लोगों ने तो एग्लोमरेशन शब्द यूज़ किया है और कहीं कहीं टाउन एग्रीगेट, टाउन कॉन्स्टलेशन या अर्बन कॉम्प्लेक्स शब्द भी इसमें यूज़ किया जाता है। उन्होंने फ्रांस में वृहत्तर पेरिस, जर्मनी में बर्लिन और रूर तथा संयुक्त राज्य में पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो को भी सन्नगरों के रूप में नोट किया है। ऐसे ही ग्रेट ब्रिटेन में लंदन को भी एक सन्नगर के रूप में इन्होंने लिया है। उसमें बर्मिंघम और नॉटिंघम, यॉर्कशायर वगैरह कई शहर, छोटे छोटे शहर उसमें शामिल किए जाते हैं। फ्रीमैन तथा ब्रिटिश जनगणना दोनों के अनुसार एक नगर अपने उपनगरों के साथ मिलकर सन्नगर का निर्माण कर सकता है। उपग्रही नगर अथवा उपनगर किसी नगर के अत्यंत समीप स्थित छोटे और सहायक नगर होते हैं। यह मुख्य या केंद्रीय नगर के कार्य में सहायक होता है तथा इससे और दैनिक सेवाएं भी प्राप्त करता है। जैसे कानपुर का एक प्रमुख उपनगर है उन्नाव तथा वाराणसी के लिए रामनगर, लोहता और मुगल सराय उपनगर हैं। सन्नगरों के प्रमुखतः दो रूप होते हैं, द्विनगरीय सन्नगर जिसको हम डबल कॉनरबेशन कहते हैं और बहुनगरीय सन्नगर या मल्टीपल कॉनरबेशंस। ये क्रमशः दो और दो से अधिक नगरों के मिलने से बनते हैं। लगभग एक ही समय के उद्भूत समीपवर्ती नगरों के समूह को वास्तविक अर्थों में हम युग्म नगर कहते हैं। युग्म नगर के प्रसिद्ध उदाहरण के रूप में संयुक्त राज्य के मिनियापोलिस सेंट पॉल नगर को रखा जाता है। ब्रिटेन में लिवरपूल, बर्किनहेड युग्म नगर का एक अच्छा उदाहरण है। भारत में भी इस तरीके के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे फैज़ाबाद अयोध्या, फरुखाबाद फतेहगढ़, मिर्ज़ापुर विंध्याचल और हल्द्वानी काठगोदाम। ये उत्तर भारत के युग्म नगरों के कुछ अच्छे उदाहरण हैं। इसी प्रकार से दक्षिण में हैदराबाद, सिकंदराबाद और अपने कोटा संभाग में अगर बात करें तो तालेड़ा और अक्तासा केवल एक नदी बीच में विभक्त करती है उन दोनों को। इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। भारत में बहुनगरीय सन्नगर का सबसे अच्छा उदाहरण कोलकाता नगरीय जनसमूह से मिलता है, जहां हुगली नदी के दोनों किनारों पर कोलकाता और हावड़ा नगरों के अतिरिक्त बहुत से छोटे बड़े नगर और नगरीय क्षेत्र विकसित होकर एक विशाल नगरीय प्रदेश का निर्माण करते हैं। इन नगरों की उत्पत्ति अधिकांशतः और मुख्यतः औद्योगिक है। कोलकाता इस प्रदेश का निसंदेह मुख्य नगर है। और तीसरी कैटेगरी है मेगालोपोलिस
या वृहद नगरीय प्रदेश। मेगालोपोलिस अपेक्षाकृत एक नया शब्द है जिसे जीन गॉटमैन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी समुद्र तटीय प्रदेश के नामकरण के लिए 1957 में चुना था। संयुक्त राज्य के इस वृहद नगरीय प्रदेश का सविस्तार वर्णन उन्होंने 1961 की प्रकाशित अपनी पुस्तक में किया। 1950 के जनगणना आंकड़ों के प्राप्त होने के उन्होंने इस प्रदेश का अध्ययन करना शुरू किया था। वर्जीनिया से लेकर न्यू इंग्लैंड प्रदेश तक विस्तृत लगभग 600 मील लंबे इस प्रदेश में एक विशाल नगरीय प्रदेश को उन्होंने नोट किया और महानगरीय क्षेत्रों से जो कई महानगरीय क्षेत्रों से मिलकर बना है। न्यूयॉर्क, नॉर्दर्न न्यू जर्सी, लॉन्ग आइलैंड, एमएसए इस विशाल प्रदेश का एक भाग मात्र है। इस प्रदेश का फैलाव मुख्य रूप से वॉशिंगटन से लेकर बॉस्टन तक है, जिसमें लगभग मध्य में न्यूयॉर्क महानगर स्थित है। पैट्रिक गिडिज ने 1915 में ही सन्नगरों का अध्ययन करते समय इस विशाल प्रदेश के निर्माण की तरफ संकेत किया था। यद्यपि मेगालोपोलिस शब्द का इस्तेमाल ओसवाल्ड स्पेंगलर ने 1918 में तथा मम्फोर्ड ने 1938 में ही नगरीय विकास की चौथी तथा वृद्धि की अंतिम अवस्था के नगरों के लिए किया था, जिसका अर्थ विश्व के विशालतम नगरों जैसे न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, शंघाई इत्यादि से है। लेकिन मेगालोपोलिस का वर्तमान अर्थ गॉटमैन ने आगे चलकर किया। ग्रीक मूल के इस शब्द का अर्थ है एक बहुत बड़ा शहर। वर्तमान अर्थ में मेगालोपोलिस कई बड़े छोटे नगरों या नगरीय क्षेत्रों से निर्मित एक विशाल नगरीय प्रदेश है, जिसका संपूर्ण भाग नगरीय प्रभावों के कारण नगरीय अर्धनगरीय विशेषताओं की लगभग सतत और एक इकाई से बनता है। संयुक्त राज्य के प्रसिद्ध और अग्रणी मेगालोपोलिस की जनसंख्या इस समय 5.5 करोड़ है, जो पूरे देश की जनसंख्या के 17% से अधिक है। मसाई के अनुसार जापान में एक बड़ा मेगालोपोलिस 3 प्रधान केंद्रों के साथ बन रहा है: टोक्यो, योकोहामा, नगोया और ओसाका, कोबे, क्योटो। दक्षिणी हांशु के इस प्रदेश में 2010 में लगभग 6.5 करोड़ व्यक्ति रहते थे। अमेरिका के अटलांटिक सीबोर्ड वृत्त नगर से भी अधिक, जो पूरे जापान की जनसंख्या का लगभग आधा है। इंग्लैंड का मेगालोपोलिस पेनाइन प्रदेश के पश्चिम, दक्षिण तथा पूर्व में यू आकार के नगरीय समूह के रूप में विकास कर रहा है, जिसके केंद्र क्रमशः मैनचेस्टर, बर्मिंघम तथा लीड्स, ब्रेडफोर्ड हैं। मेगालोपोलिस को सन नगर का एक विशाल या बढ़ा हुआ रूप बताते हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसे विशाल प्रदेश को सन नगर न कहकर मेगालोपोलिस ही कहा जाता है, क्योंकि सन नगर की तुलना में ये प्रदेश आकार में भी काफ़ी बड़े होते हैं। लेकिन सन नगरों की तरह इनका भी जन्म प्राय कई नगरों से बढ़कर लगभग मिल जाने से होता है। अतः वास्तव में यह नगरीय विस्तार और समूह दोनों का परिणाम होता है, लेकिन प्रादेशिक विस्तार इसका अनिवार्य और सबसे प्रमुख आधार है। समूहन की मुख्य दशा में कई बड़े नगर होते हैं। मम्फोर्ड महोदय की वृद्धि की अंतिम अवस्था भी प्रादेशिक विस्तार की ओर ही संकेत करती है, क्योंकि यही नगरीय वृद्धि की चरमावस्था है। सन नगर में प्राय एक बड़ा और प्रधान शहर होता है, जबकि वृहद नगर में कई छोटे बड़े शहरों या नगरीय क्षेत्रों से इसके निर्मित होते हुए भी अनगरीय क्षेत्र इसकी अधिक विस्तृत रूप में प्राय मिलते हैं। तो ये हमने मुख्यतः जो 3 प्रकार के जो नगर हैं, नगर या महानगर, फिर सन नगर और मेगालोपोलिस, तो इनके बारे में अध्ययन किया। इनमें क्या क्या अंतर होता है साइज़ में, वो सब चीज़ें हमने जानी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हम शीघ्र ही दूसरे व्याख्यान के साथ आपके सामने आएंगे।